हम में से हर व्यक्ति को हमेशा ही दूसरे व्यक्ति के साथ समायोजन करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए दूसरों के विचारों को, फिर चाहे वो हमारे विचारों से कितनी भिन्न क्यों न हो, अच्छी तरह से सुनना, समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन पर नैतिकता की दृष्टि से विचार करने के बाद उस पर कुछ कार्रवाई करना या अपनी राय देना, ये हमारे काम का ही एक हिस्सा है और हमेशा ही हमसे वैसी उम्मीद भी रखी जाती है। साथ ही कई बार ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपना कहना या अपनी राय इस तरह से प्रस्तुत करें कि सामने वाला व्यक्ति उसे सही मान ले। एक और ध्यान देने वाली बात है विविधता। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति हमारे जैसा ही होना चाहिए, ये जिद करना बहुत गलत होता है। हर व्यक्ति से एक महत्वपूर्ण उम्मीद ये होती है कि अपने से पूरी तरह से भिन्न सारे व्यक्तियों का आदरपूर्ण स्वीकार करें, उनके साथ समझदारी से व्यवहार करें और इस बात पर ध्यान दें कि काम सही तरीके से किया जा रहा है। हर जगह पर ये प्रौढ़ता का लक्षण माना जाता है, चाहे वो व्यक्ति का निजी जीवन हो, काम करने की जगह हो या फिर सामाजिक जीवन हो। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। स्वस्थ रिश्तों की सरल पहचान, खुद का और दूसरों का सम्मान। नमस्कार, इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज हम दूसरों से कैसे कनेक्ट होना, इस विषय पर बात करेंगे। आप सभी जानते हैं, हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी अपनी तो नहीं होती, इसमें हमसे जुड़े बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। इसीलिए आज हम स्वस्थ संबंधों के बारे में बात करेंगे। तो आज के सत्र में सकारात्मक रिश्ते बनाने की आवश्यकता क्या है, समूह और सामूहिक रिश्ते क्या हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। समानुभूति यानी एम्पैथी क्यों महत्वपूर्ण है, ये जानेंगे।
अंतरवैयक्तिक रिश्ता यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या हैं, सफल अंतरंग रिश्ते कैसे होते हैं यानी सक्सेसफुल इंटीमेट रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि रिश्तों में दुविधा का सामना कैसे किया जाए या संघर्षों का सामना कैसे किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिश्ता क्या है? हम सभी रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। आपकी उम्र में अधिकतर रिलेशनशिप यह शब्द सीरियस रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए उपयोग में लाया जाता है, पर आज हम इसकी व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। इसमें हम अपने जीवन के हर पहलू से जुड़े रिश्तों के बारे में बात करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें अपने रिश्तों का परिचय बचपन से ही होने लगता है। हमारा सबसे पहला परिचय रिश्तों से होता है हमारे माता पिता और हमारे भाई बहनों के रूप में, क्योंकि उन्हें हम सबसे पहले देखते हैं, उन्हें समझते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हमारे एक्सटेंडेड फैमिली यानी नाना नानी, दादा दादी, मामा मौसी, चाचा, चचेरे मौसेरे, भाई बहन, सारे हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली से जुड़े रिश्ते होते हैं। हम थोड़े बड़े होते हैं तब हम अपने पड़ोसियों से अपना परिचय बनाते हैं, वो एक नया रिश्ता बनता है। उसके बाद जब हम स्कूल जाने लगते हैं तो हमारे शिक्षक, हमारे सहपाठी, हमारे मित्र, इनसे हमारा परिचय होता है, हमारे रिश्ते बनते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे जीवन में कई नए रिश्ते जुड़ने लगते हैं। तो रिश्ते क्या हैं? किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच सार्थक संबंध को रिश्ता कहा जाता है। यहाँ सार्थक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि रिश्ते में दोनों व्यक्ति आपस में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उन्हें इमोशनल गेन होता है, एक भावनिक रूप से लाभ होता है किसी भी रिश्ते की वजह से। दोनों व्यक्ति इस संबंध से परस्पर जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनकी आत्म प्रतिष्ठा बढ़ती है और उन्हें भावनात्मक रूप से लाभ होता है यानी इमोशनल गेन। किसी भी स्वस्थ रिश्ते के लिए पारस्परिक सम्मान, सहानुभूति और एक दूसरे को समझना अपेक्षित है। रिश्तों की ज़रूरत क्या है? हम सभी बहुत बड़े एक जैविक समुदाय का हिस्सा हैं यानी लार्ज इकोसिस्टम, जहाँ पर हम एक दूसरे पर अर्थपूर्ण तरीके से निर्भर करते हैं और ये पारस्परिक निर्भरता किसी भी रिश्ते की बुनियाद है ना? आप एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं किसी भी रिश्ते में, तो ये जो हमारी आपसी निर्भरता है ये किसी भी रिश्ते की बुनियाद है। हमें दुनिया में जीने के लिए, काम करने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए हर जगह हमें रिश्तों की आवश्यकता होती है। कोई भी अकेले सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आप चाहे जो भी हों, जहाँ पढ़ते हों, जो काम करते हों, आपको दूसरों से बातचीत करना हमेशा ज़रूरी होता है कि नहीं? कोई यदि ऐसा कहे भी कि दुनिया में मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वह किसी न किसी से जुड़ा ही रहता है, अपने काम की वजह से, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की वजह से। तो वो भी तो रिश्ते ही होते हैं ना। सच कहें तो अपने जीवन में, अपने प्रोफेशनल करियर में, हर जगह हर किसी को अपने परिवार, दोस्त और सहकर्मियों की ज़रूरत होती ही है और ये हम सब जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि रिश्ते हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं तो ये गलत नहीं होगा। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम न जाने कितनी बार ये बात खुद से कहते आए हैं। उसे हमेशा समूह में रहना अच्छा लगता है, एक ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। दूसरों से भावनात्मक तौर पर जुड़ना यानी इमोशनल कनेक्ट उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये उसे एक सिक्योरिटी की, सुरक्षितता की भावना देता है, एक अपनेपन की भावना देता है। रिश्ते मुझे अपनी ही नज़रों में ऊपर उठाते हैं। अब एक उदाहरण देखते हैं। मैं यहाँ बैठकर आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ जो मेरे आसपास जो मेरे सहकर्मी हैं वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे सलाह दे रहे हैं कि मुझे किस तरीके से आपसे बात करना चाहिए, या मुझे कोई, मैं अगर कुछ चीज़ बोलूँ और उन्हें वो ठीक ना लगे तो वो मुझे बताते हैं कि नहीं आप इसे बदलिए। ये सब होने के बाद में जब हमारा वीडियो आप तक पहुँचेगा तो आप मुझे सुनेंगे। अब ये जो मेरा सारा सिस्टम है, अगर मान लीजिए इसमें आपने मुझे सुना ही नहीं
तो मेरे इस वीडियो का या आपसे बातचीत करने का कोई लाभ है? मेरे लिए कोई लाभ है? नहीं है। अगर मेरे यहाँ बैठे सहकर्मी मुझे सलाह नहीं देंगे, मुझे बताएंगे नहीं, मुझे फीडबैक नहीं देंगे, वो सिर्फ चुपचाप बैठे रहेंगे, तो क्या मैं अपना काम ढंग से कर पाऊंगी? नहीं। तो आप सब लोग, यहाँ के मेरे सहकर्मी, ये सब मिलकर मुझे एक विश्वास दिलाते हैं कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। ये रिश्तों की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, हम लोग जब सब साथ में यहाँ बैठते हैं, एक दूसरे से प्लानिंग करते हैं कि ये रिकॉर्डिंग किस तरीके से की जाए, आपके पास कौन से मुद्दे पहुँचाए जाए, किस तरीके से पहुँचाए जाएँ ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें, ये भी आपस के रिश्तों की वजह से ही होता है और इसी वजह से हम ये काम सही ढंग से कर पाते हैं। तो ये अपने ज़िंदगी में रिश्तों की अहमियत है। रिश्तों से हमें ज्ञान मिलता है। हमारे बड़े बुजुर्ग जब हमें अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बताते हैं, ऊंच नीच के बारे में समझाते हैं, कोई सलाह देते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, तो हर कदम पर हम मानसिक रूप से और सशक्त होते जाते हैं और समझदार और सुरक्षित होते जाते हैं। यही ताकत है और यही महत्व है हमारे जीवन में रिश्तों का। रिश्ते 3 स्तर के होते हैं, यानी 3 लेवल के रिश्ते होते हैं। उसमें से पहले होते हैं सामूहिक रिश्ते, यानी ग्रुप रिलेशनशिप्स। ये किसी समूह के लोगों के बीच में जो रिश्ते बनते हैं, किसी भी ग्रुप के। यह आपको बहुत जनरलाइज लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो आपको इनका महत्व समझ में आएगा। तो ये हैं सामूहिक रिश्ते। दूसरे होते हैं अंतरवैयक्तिक रिश्ते, यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच के रिश्ते अधिकतर औपचारिक, सामाजिक या व्यावसायिक तौर पर जो स्थापित किए जाते हैं, वो रिश्ते इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में आते हैं। और तीसरे होते हैं अंतरंग रिश्ते, इंटीमेट रिलेशनशिप्स। ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता जो आपके बहुत करीब हो और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो, ऐसे रिश्ते होते हैं अंतरंग रिश्ते। तो चलिए इन्हें विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सामूहिक रिश्तों की। सामूहिक रिश्ते यानी किसी समूह के लोगों के बीच के रिश्ते। और समूह क्या है? समूह यानी 3 या अधिक लोगों का दल जो एक दूसरे को प्रभावित करें। समूह के लोगों के कॉमन गोल्स होते हैं, समान और साझा लक्ष्य होते हैं। आइए हम समूह के कुछ उदाहरण देखें। पारिवारिक समूह, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली यानी चाचा चाची, बुआ, मामा, मौसी, उनके बच्चे यानी मेरे कज़न्स, ये मेरा पारिवारिक समूह है। माता पिता है ही इसमें, माता पिता और भाई बहन तो है ही। दूसरा है परिसर समूह यानी नेबरहुड ग्रुप। मेरे आस पड़ोस जहाँ मैं रहती हूँ वह मेरा नेबरहुड ग्रुप यानी परिसर समूह है। तीसरा है आयु समूह, इसके बारे में आप परिचित हैं, एज ग्रुप, आपके हम उम्र लोगों का समूह। एक और ग्रुप है स्कूल या कॉलेज का समूह, मेरे स्कूल या कॉलेज के लोगों का समूह। इसमें हमारे स्कूल या कॉलेज से निकले हुए लोग यानी एलमनाई भी शामिल हैं। उसके बाद एक और ग्रुप है खेल या अन्य छंदों का समूह। मेरे स्कूल की फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम जिसका मैं एक हिस्सा हूँ, वो मेरा समूह हो सकता है। यदि मैं किसी ड्राइंग क्लास में जा रही हूँ, वो मेरा छंद है, हॉबी है, वहाँ का एक समूह हो सकता है। फिर मेरी कंपनी का समूह, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं काम कर रही हूँ, जिस कंपनी या कंपनी की जिस यूनिट में मैं काम कर रही हूँ, वहाँ के लोगों का समूह। इसी तरह राजनीतिक सोच का समूह, एक पार्टी, राजनीतिक दल होते हैं, उनका समूह हो सकता है, वो एक जैसी राजनीतिक विचारधारा रखते हैं, उनका समूह। फिर जातीय समूह, ऐसे लोगों का समूह जो आप ही की जाति के लोग हैं। इसी तरह दूसरा लॉजिकल समूह आता है धार्मिक समूह, एक ही रिलीजन के लोग, उनका एक समूह आता है। फिर आता है राष्ट्रीय समूह, यानी आप जिस देश में रहते हैं उसके लोगों का समूह, वो भी आपका समूह ही है क्योंकि आप उसे बिलोंग करते हैं, आप भारत देश के वासी हैं, आप भारत को बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से आपके आसपास के सारे जो भारतवासी हैं वो सभी इस समूह का हिस्सा है। तो देखा आपने, हम सभी कितने समूहों का हिस्सा होते हैं। और अगर मान लीजिए हम किसी भी समूह का हिस्सा नहीं हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी हम कम से कम एक समूह का हिस्सा अवश्य होते हैं, और वो है
पारिवारिक समूह, है ना। तो अभी हमने सामूहिक रिश्तों की बात की नहीं, तो अभी हमने समूह के बारे में जाना। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक छोटी सी क्विज ले लेते हैं। समूह की परिभाषा से जुड़े इन प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके लिए आप कुछ समय ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि समूह कैसे बनते हैं, एक ग्रुप कैसे फॉर्म होता है। एक समूह के सदस्यों में कुछ बातें समान होती हैं, उनके कुछ व्यवहार एक जैसे होते हैं। जैसे समान लक्ष्य, समान विचारधारा वाले समूह, किसी एक विचारधारा के कारण आपस में जुड़े हुए लोग। इसका उदाहरण देखें तो हरित क्रांति लाओ, वसुंधरा बचाओ, कुछ स्वच्छता अभियान होते हैं। हमारे यहाँ एक ग्रुप है जीवित नदी, जिसमें नदियों को पुनर्जीवन देने के लिए कुछ लोग एकत्र आए हैं, उनका समूह। तो ये सारे समान लक्ष्य और समान विचारधारा से जुड़े लोग होते हैं, उनका समूह होता है। इसी तरह किसी समूह के सदस्य एक दूसरे की संगत से प्रेरणा लेते हैं, मदद लेते हैं और कॉमन गोल्स की ओर बढ़ते हैं। इस प्रोसेस में उनके भावनात्मक अनुभव यानी इमोशनल एक्सपीरियंसेस एक जैसे होते हैं, तब भी समूह बनते हैं। तीसरा, समूह के सदस्य कठिन समय में एक दूसरे को सहयोग देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। समूह के सदस्य अपना ज्ञान, कुशलताएं, भावनाएं और अनुभव हमेशा एक दूसरे से साझा करते हैं। समूह की सदस्यता हमें प्रतिष्ठा देती है, सम्मान देती है और सामूहिक पहचान दिलाती है। आप खुद सोचिए, जब आपसे कोई पूछे कि आपकी नेशनैलिटी क्या है या आप कहाँ से हैं, तो जब आप कहते हैं भाई हम इंडियन हैं या हम भारतीय हैं, तो आपको एक गर्व महसूस होता है ना। उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और आपका एक परिचय कि आप भारतीय हैं। कई बार समूह बनना दो तरफा प्रक्रिया होती है। ये बनते भी हैं, टूटते भी हैं। उदाहरण के लिए बहुत बड़े समूह जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं, इनमें कई बार आंतरिक तनाव इतने बढ़ जाते हैं कि ये टूटकर छोटे छोटे समूहों में बिखर जाते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हम सभी कम से कम एक समूह का हिस्सा ज़रूर होते हैं, और वो है हमारा पारिवारिक समूह। लेकिन इसके अलावा भी हम कई समूहों का हिस्सा होते हैं। इनमें से कुछ समूह ऐसे होते हैं जिन्हें हम चुन सकते हैं। हम खुद तय कर सकते हैं कि हमें किस समूह को चुनना है या किस समूह में रहना है। और कुछ समूह ऐसे होते हैं जिन्हें हम चुन नहीं सकते, क्योंकि ये हमें हमारे जन्म से मिलते हैं। तो कुछ समूह या कुछ ग्रुप्स जिन्हें हम चुन सकते हैं, उनमें हैं स्कूल या कॉलेज, यानी आप तय कर सकते हैं कि आपको किस स्कूल या कॉलेज में जाना है, वो समूह आप चुन सकते हैं। परिसर यानी आपका नेबरहुड, आप बड़े होकर के ये तय कर सकते हैं कि आपको कहाँ रहना है, किस मोहल्ले में रहना है, किस परिसर में रहना है। यहाँ के लोग आपका परिसर समूह कहलाएंगे। अगला है खेल या अन्य छंद। यदि आप कोई खेल खेलते हों तो आपकी टीम या आपके साथ खेलने वाले अन्य खिलाड़ी आपके इस समूह का हिस्सा होंगे। कंपनी, आप कहाँ नौकरी करना चाहते हैं ये आप खुद चुन सकते हैं। उस कंपनी में आपके सहकर्मियों का समूह आपका कंपनी ग्रुप होगा। राजनीतिक, यदि आप किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से जुड़े हुए हैं या उस दल का हिस्सा हैं, तो आपकी पार्टी के सदस्य आपका राजनीतिक समूह होंगे। ऐसे और बहुत से समूह हैं जिन्हें हम खुद बना सकते हैं या उनका चुनाव कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसे समूह जो हमें मिलते हैं। तो इनमें पहला समूह है पारिवारिक समूह। आप ये तय तो नहीं कर सकते ना कि आपका जन्म किस परिवार में होगा, तो ये समूह आपको आपके जन्म से मिलता है। दूसरा आयु समूह यानी एज ग्रुप। आपकी आयु, आपकी एज आपका ये ग्रुप तय करती है। तीसरा है जातीय समूह। अपने परिवार की तरह ही आप ये तय नहीं कर सकते कि आपका जन्म किस जाति में होगा, तो
तो ये समूह भी आपको आपके जन्म से ही मिलता है। आपके जाति के सारे लोग इस जातीय समूह में आते हैं। धार्मिक समूह, जाति समूह की ही तरह आप अपना धर्म यानी अपना धार्मिक समूह भी नहीं चुन सकते, ये भी आपको जन्म से ही मिलता है। राष्ट्रीय समूह, आप जिस देश में जन्म लेते हैं ये भी आपके हाथ में नहीं है, तो राष्ट्रीय समूह भी आपको आपके जन्म से ही मिलता है। हम अपने समूहों का चयन कैसे करें? तो हमें ये समझना है कि जहाँ पर हम समूह चुन सकते हैं, जहाँ हम तय कर सकते हैं कि हमें किस समूह में शामिल होना है, उसका चुनाव करते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन से निर्णय लेने चाहिए ताकि वो हमारे लिए लाभदायी हो। इसी के साथ जिस समूह को हम नहीं चुन सकते उसका सदस्य होने के नाते हम अपनी सोच और निर्णय क्षमता का कैसे उपयोग करें। चलिए देखते हैं। किसी भी समूह की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो इस समूह के सदस्यों को एक डोरी में बांध कर रखते हैं। ये विशेषताएं, ये लक्षण हमारे ग्रुप बिहेवियर यानी समूह वर्तन पर प्रभाव डालते हैं। तो ये लक्षण क्या हैं, ये विशेषताएं क्या हैं, आइए देखते हैं। तो समूह की विशेषताओं में सबसे पहले आते हैं समूह के मानदंड। इन्हें आप समूह का कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तय करते हैं कि किसी भी समूह के सदस्य किस तरीके का व्यवहार करेंगे और अपने विचारों को किस तरह अभिव्यक्त करेंगे। यानी एक्सप्रेशन और बिहेवियर, ये दोनों चीज़ें इन मानदंडों से तय होती हैं। इसका उदाहरण, हमारे देश में कई पारंपरिक समुदायों में आज भी स्त्रियों का पलटकर पुरुषों को जवाब देना या छोटों का बड़ों से जवाबदेही करना, उनसे डिस्कशन करना या उनकी बात न मानना गलत होता है। परंतु पाश्चात्य देशों में ऐसा नहीं है। इसलिए किसी भी समूह के मानदंड उस समूह के सदस्यों की सही या गलत व्यवहार की व्याख्या से तय किए जाते हैं। कुछ मानदंड औपचारिक होते हैं, फॉर्मल होते हैं, कुछ अनौपचारिक होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर जाना, टीचर के क्लास में आते ही उनका अभिवादन करना, बच्चे करते हैं ना, जैसे खड़े होकर के गुड मॉर्निंग कहते हैं, ये औपचारिक मानदंड है, फॉर्मल है। पर कोई छात्र अगर प्रश्न पूछने के लिए हाथ उठाता है तो वो इनफॉर्मल है, क्योंकि ये करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हाथ उठाकर ही कोई प्रश्न पूछे। वो सीधे खड़े होकर के भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन अपेक्षा ये की जाती है कि आप हाथ उठाएं, फिर जब टीचर आपसे कहेंगे कि हाँ भाई तुम प्रश्न पूछो, उस समय आप खड़े होकर अपना प्रश्न पूछें। तो ये हुआ अनौपचारिक मानदंड। इसी तरीके से हमारे यहाँ के जो भारतीय पद्धति के जो शादी ब्याह होते हैं, उनमें अच्छे कपड़े पहनकर जाना, नए कपड़े पहन करके जाना, काफ़ी सुंदर रंगीले कलरफुल कपड़े पहनना, ये सारे अनौपचारिक मानदंड है, क्योंकि कोई ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इसे फॉलो करें, ठीक है। इसीलिए ये अनौपचारिक मानदंड है। लेकिन हमारे यहाँ के त्योहारों में या शादी ब्याह में जो रीति रिवाज हैं जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी है, ये हैं औपचारिक मानदंड, फॉर्मल स्टैंडर्ड्स। किसी भी समूह को अनुशासित करने के लिए मानदंड बहुत ज़रूरी हैं। खासकर बड़े समूहों में ये सदस्यों के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी डूज एंड डोंट्स तय करते हैं, जिससे सदस्यों में अनुशासन तो बना ही रहता है, साथ ही इससे समूह में एक निश्चित व्यवस्था बनी रहती है ताकि समूह प्रभावी ढंग से चल सके। एक उदाहरण देखते हैं। किसी स्कूल में अगर ड्रेस कोड नहीं है, यानी यूनिफॉर्म पहनकर आना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी कपड़े पहनकर आ सकते हैं, तो आप सोचिए, कुछ विद्यार्थी रोज़ के रोज़ आज मैं नया क्या पहनूं, आज मैं कुछ अलग क्या पहनूं, इस सोच की वजह से अलग अलग ढंग के कपड़े पहनकर आएंगे। तो बाकी के विद्यार्थी डिस्ट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे, स्टूडेंट्स, कि वो आधा ध्यान उनका पढ़ाई की बजाय इसी में लगा रहेगा कि अरे आज उन्होंने क्या पहना है, आज उसने कौन सा ड्रेस पहना है। तो इससे उनके अनुशासन पर तो प्रभाव हो ही रहा है। साथ ही अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए बहुत अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आता है, तो बाकी के विद्यार्थी भी उसे जज करने लगेंगे कि अरे ऐसे कपड़े पहनकर कोई आता है क्या। स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों में एक समान भाव रखना। तो ये ड्रेस कोड न होने की वजह से
ये अनुशासन तो उनका कम हो गया ना। ये एक बहुत ही सादा सरल उदाहरण है किसी भी समूह में मानदंड क्यों होने चाहिए इसके लिए। साथ ही जब बच्चे खुद यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो अपने आप को उस स्कूल का हिस्सा मानते हैं। आप देखिए, आप जब बचपन में बाहर जाते थे अपना यूनिफॉर्म पहनकर, मैं इस स्कूल से हूँ, वो एक जो अपने अंदर भावना आती है कि हम उस समूह को बिलोंग करते हैं, वो इस कोड की वजह से है, वो इस स्टैंडर्ड की वजह से है कि आप अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहने। आगे बढ़ने से पहले स्लाइड पर लिखे हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके लिए आप कुछ समय ले सकते हैं। हम बात करते हैं अनुसरण की, यानी कन्फर्मिटी। किसी भी समूह के मानदंडों को अपनाने की इच्छा से यदि कोई अपने बर्ताव में परिवर्तन करता है तो उसे कहते हैं अनुसरण। किसी भी समूह के सदस्य उस समूह के मानदंडों का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उस ग्रुप के जो दूसरे मेंबर रहते हैं वो उनका सहज स्वीकार कर लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है, आपने भी देखा होगा, अरे ये तो अपने ग्रुप का आदमी है, अरे आ जाओ ये तो अपना ही आदमी है। ये जो अपनेपन की भावना रहती है ये किसी भी ग्रुप के सदस्यों में बहुत आवश्यक होती है। इसीलिए आप अपने समूह के मानदंडों के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की सोच और उसकी विचारधारा समूह के मानदंडों से यानी ग्रुप के स्टैंडर्ड से मेल खाती है तो उसके लिए समूह को अपनाना या समूह में शामिल होना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यदि उसकी सोच और उसकी विचारधारा समूह के मानदंडों से मेल नहीं खाती, सोचिए आप, उसकी अपनी विचारधारा हो सकती है, उसके अपने स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, वो और समूह के स्टैंडर्ड अगर मेल नहीं खाते और फिर भी अगर उसे उस समूह में शामिल होना है तो उसे अपनी सोच में, अपने बर्ताव में परिवर्तन लाना होगा, तभी वो उस ग्रुप में शामिल हो सकता है ना। उसे अपने व्यक्तित्व से अलग बर्ताव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बिल्कुल भी धार्मिक विचारों का नहीं है, रीति रिवाजों को नहीं मानता है, लेकिन उसका परिवार बहुत धार्मिक है? तो वो रीति रिवाजों में हिस्सा लेता होगा संघर्ष टालने के लिए, अपने परिवार का साथ देने के लिए, भले उसका मन ये बात न माने। इसी तरह खुद को बदलने की चुनौतियां उस समय भी हो सकती हैं जब कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे परंतु उसके समूह को ये स्वीकार ना हो। जैसे किसी कक्षा में किसी विषय को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अब एक छात्र का विचार बाकियों से बिल्कुल अलग है, पर जब वो देखता है कि उसके सारे सहपाठी एक जैसा ही बर्ताव कर रहे हैं, एक जैसा ही विचार कर रहे हैं, तो वो शायद चुप रहना उचित समझे ताकि उसका बाकी के बच्चों के साथ में संघर्ष ना हो। तो अनुसरण सकारात्मक भी हो सकता है, उपयोगी भी हो सकता है और नकारात्मक या अवांछनीय भी हो सकता है। कैसे? आइए इसे समझते हैं। जब किसी समूह के सदस्य उस समूह के रचनात्मक मानदंडों का यानी क्रिएटिव स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं तो ये सभी के लिए अच्छा होता है। इससे पारस्परिक सम्मान बढ़ता है, समाज में एक निष्पक्ष शांति का वातावरण तैयार होता है। उदाहरण के लिए स्कूल या अस्पताल के आसपास रहने वाले लोग गाड़ी धीरे चलाते हैं, ज़्यादा ज़ोर से हॉर्न नहीं बजाते। वैसे ही बिना धक्का मुक्की किए किसी कतार में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतज़ार करना, सिनेमा घरों में शांति बनाए रखना, यह सकारात्मक मानदंडों को दर्शाता है। अब चलते हैं नकारात्मक अनुसरण की ओर। कई बार किसी समूह के सदस्य अस्वीकृति के डर से अपनी बात अपने ग्रुप के अन्य सदस्यों के सामने नहीं रख पाते। ऐसे व्यक्ति अपनी सोच, अपने जीवन मूल्य, अपने एहसास, अपनी तर्क संगतता यानी रैशनैलिटी को ताक पर रख देते हैं और दूसरे सदस्यों के साथ जा मिलते हैं। अक्सर ऐसे लोगों में आत्म प्रतिष्ठा की कमी होती है। इसका उदाहरण बताती हूँ। एक व्यक्ति जो कभी सिगरेट या शराब नहीं पीता पर उसके अपने दोस्तों के ग्रुप में सभी पीते हैं, तो ये व्यक्ति भी अपने दोस्तों के ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए सिगरेट या शराब पीना शुरू कर देता है। इस व्यक्ति में आत्म प्रतिष्ठा की कमी है।
वो अपना स्टैंड नहीं ले पा रहा है, वो सिर्फ इस ग्रुप का एक हिस्सा बनना चाहता है। वैसे ही दोस्तों के समूह के साथ रहने के लिए आप शारीरिक आक्रमण, गुंडागर्दी इसका हिस्सा अगर बन जाते हैं तो ये नकारात्मक अनुसरण है। ऐसे अनुसरण वे लोग करते हैं जो अकेले कोई भी नकारात्मक कृति नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जुलूसों में, किसी त्योहार के ऊपर लोग शराब पी करके जुलूसों में डीजे की धुन पर नाचते हैं। वो कभी अलग से अकेले नहीं नाचेंगे, लेकिन जब सबके साथ में रहेंगे तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ का, नकारात्मक एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन जाएंगे। अब चलते हैं महत्वपूर्ण बातों के अनुसरण की तरफ। कई बार किसी समूह के सदस्य अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में भी समूह के मानदंडों का अनुसरण करते हैं। जैसे शिक्षा से संबंधित निर्णय। हमारे यहाँ तो भाई सब इंजीनियर हैं। किसी परिवार में होता है ना कि भाई मेरे परिवार में सब इंजीनियर हैं, इसीलिए मैं भी इंजीनियर बनूंगा। या विवाह और संतति के बारे में निर्णय। मैं तो अपने ही समाज में विवाह करना पसंद करूंगी या पसंद करूंगा। कुछ समूह सदस्यों से ये अपेक्षा करते हैं कि वे अपना पीढ़ीगत व्यवसाय ही चलाएं। आपने देखा होगा कई घरों में कि भाई इसे पढ़ लिख करके आगे क्या करना है, इसे तो आगे जाकर हमारा ही धंधा संभालना है या हमारी ही कंपनी ज्वाइन करना है। इसी तरह रीति रिवाज, कर्मकांड और धार्मिक विश्वासों का पालन भी समूहों में देखा जाता है। कई समूहों के तो सामाजिक नियम भी अलग अलग होते हैं कि किसी बात का जश्न कैसे मनाया जाए, शोक कैसे प्रकट किया जाए, इसके भी नियम होते हैं। ऐसी स्थितियों में एक व्यक्ति को अपने समूह के साथ चलने के लिए खुद के अपने व्यक्तिगत सिद्धांत अलग रखने पड़ते हैं। कई बार ये गलत भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए एक समूह में दहेज की प्रथा है कि भाई हम तो दहेज लेते ही हैं, और उस समूह का एक सदस्य, एक लड़का, इस बात को नहीं मानता है, लेकिन समूह के दबाव में आकर यदि वो दहेज लेने के लिए तैयार हो जाता है तो ये तो नकारात्मक अनुसरण हुआ ना। भले महत्वपूर्ण हो, लेकिन ये नकारात्मक अनुसरण है। उसे यहाँ अपनी सोच का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए समूह का अनुसरण करते समय अपनी विवेक बुद्धि का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप गलत अनुसरण से बचें। तो अब फिर समय आ गया है एक प्रश्न उत्तर का। क्या आपका ऐसा कोई दोस्त है जो हमेशा औरों के मन की सुनता है, कभी अपने विचारों पर निर्धार पूर्वक टिक नहीं पाता? उसकी आत्म प्रतिष्ठा और आत्म स्वीकार के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसका आप सोच करके उत्तर लिखिए। इसके लिए आप कुछ समय ले सकते हैं। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उसका ये अनुसरण प्रिय वर्तन क्या उसकी मदद करेगा? इसका भी आप उत्तर लिख सकते हैं। सोच कर लिखिएगा। सामूहिक सोच ये अनुसरण का ही एक रूप है। ये अधिकतर एक सरल तरह की सोच रहती है जो महत्वपूर्ण ढंग से सोचने की बजाय आपसी मेलजोल और मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य में सहायक होती है। सामूहिक सोच प्रायः तब होती है जब किसी समूह को तुरंत या दबाव में आकर के कोई निर्णय लेना होता है, या जब किसी समूह के लोगों का नज़रिया एक सा ही होता है। हम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जानते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ नहीं होती। कई बार सामूहिक सोच की वजह से ग्रुप के जो नेता रहते हैं, समूह के जो नेता रहते हैं, वो ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो ग्रुप के निर्णय को दर्शाता है, भले वे खुद उससे सहमत हो या न हो। ऐसे में कई बार कुछ महत्वपूर्ण बातों को अनदेखा कर दिया जाता है। सामूहिक सोच का एक प्रसिद्ध उदाहरण 1986 में नासा के स्पेस शटल चैलेंजर को लॉन्च करने का है, जो उड़ान के तुरंत बाद ही नष्ट हो गया था। नासा में कई लोगों ने चेतावनी दी थी कि इस शटल का एक पुर्जा असुरक्षित है, लेकिन लॉन्च करने वाला जो ग्रुप था या लॉन्च करने का निर्णय लेने वाला जो समूह था, उन लोग इस सूचना को गंभीरता से लेने की बजाय लॉन्च करने को लेकर ज़्यादा प्रेरित थे। तो उन्होंने शटल को लॉन्च करने का निर्णय लिया। शटल उड़ान भरने के तुरंत बाद ही नष्ट हो गया और कई लोग उसमें मारे गए। तो देखिए, एक गलत सामूहिक सोच का
क्या नतीजा हो सकता है। लेकिन समूह का नेता यदि कुशल हो तो वो ऐसी परिस्थितियों में भी सही समाधान निकाल सकता है। सामूहिक सोच सिर्फ तभी नहीं होती जब जीवन दांव पर लगे हों। मान लीजिए आप अपने स्कूल की एक टीम में हैं जिस पर स्कूल के करियर काउंसलिंग को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है। ऐसे समय में गहन सोच की ज़रूरत है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है, लोगों के विचारों की विविधता की आवश्यकता है। पर यदि आपकी टीम के सदस्य सिर्फ एक अच्छा माहौल बनाए रखने में ही दिलचस्पी लेते रहेंगे, कोई भी रचनात्मक विचार सामने नहीं रखेंगे, तो अंत में आपकी टीम एक अव्यावहारिक योजना पर काम करने लगेगी, उस अव्यावहारिक योजना को पेश करेगी जिसकी सफलता की कोई भी संभावना नहीं है। आगे चलते हैं विविधता की तरफ। अनुसरण का विपरीत पहलू है विविधता। जहां अनुसरण सबसे एक समान व्यवहार की, एक समान सोच की अपेक्षा करता है, वहीं विविधता हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच का सम्मान करती है और उसे बढ़ावा देती है। विविधता हमें अपने विचारों, अपने मतों पर कायम रहने को उद्युक्त करती है और विविधता ये भी स्वीकार करती है कि हम सभी के सामाजिक परिवेश, जीवन मूल्य, धारणाएं, विचार, रीति रिवाज, भाषा और सांस्कृतिक शैली एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकती है। विविधता कठिन अवश्य है, डाइवर्सिटी कठिन है, पर किसी भी समूह के लिए ये अनुसरण के जितनी ही जरूरी भी है। आपने शायद सुना होगा, Why do we need a team if all the team members think alike? यानी यदि टीम का हर एक सदस्य एक जैसा ही सोचे तो टीम की क्या ज़रूरत है। इसका अर्थ है कि किसी भी टीम के सदस्यों के अलग अलग विचार, उन पर सकारात्मक चर्चा और फिर उन चर्चाओं के निष्कर्ष उस टीम के बेहतर प्रदर्शन के लिए ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं है तो उस टीम का कोई अर्थ नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। तो चलिए सामूहिक सोच से जुड़े कुछ और पहलुओं पर नज़र डालते हैं। हम बात कर रहे हैं रूढ़ियों की और पूर्वाग्रहों की, यानी स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस। इनके बारे में बात करने के पहले मैं कुछ उदाहरण देती हूँ, आप उन्हें ध्यान से सुनिए और सोचिए। किसी एक समुदाय के लोगों को हम कंजूस कहते हैं, किसी दूसरे समुदाय के लोगों को हम मंदबुद्धि कहते हैं। इसी तरीके से स्त्रियां पुरुषों से कमज़ोर होती हैं, स्त्रियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं, पुरुष ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये क्या है? ये किसी भी समूह और उसके सदस्यों के बारे में बना हुआ एक ओवर सिंप्लीफाइड और जेनेरिक नज़रिया है। क्या ये कहना सही है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कमज़ोर ही होती हैं? क्या एक बहुत शक्तिशाली स्त्री और एक बहुत कमज़ोर पुरुष, इन दोनों की अगर आप तुलना करें तो कौन ज़्यादा ताकतवर होगा? शक्तिशाली स्त्री ताकतवर होगी, है ना? लेकिन रूढ़ियों के मुताबिक स्त्री हमेशा कमज़ोर होती है। इसे ओवर सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। इसीलिए ओवर सिंप्लीफिकेशन यानी अति सरलीकरण रूढ़िवादी विचारों की बहुत बड़ी कमज़ोरी है और ये बहुत बड़ा दोष भी है। पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिसेस, ये पहले से ही बनी हुई धारणाएं या निष्कर्ष हैं। ये अधिकतर किसी समूह के सदस्यों के बारे में एक नकारात्मक नज़रिया, नेगेटिव दृष्टिकोण दिखाते हैं। आपने कई बार बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि भाई आजकल की पीढ़ी का क्या है, बहुत आलसी है, कोई काम नहीं करती, उन्हें तो सिर्फ एक मोबाइल थमा दो हाथ में बस। लेकिन अगर ये सही है तो क्या आज की पीढ़ी से कोई नीरज चोपड़ा जन्म लेता जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है? वो भी तो एक युवा ही है ना। या कोई युवा वैज्ञानिक नहीं बनता, किसी नई खोज में नहीं लगता। तो ये कहना कि पीढ़ी ही आलसी है, सारे इस पीढ़ी के सारे लोग सिर्फ मोबाइल में विश्वास रखते हैं, ये कहना गलत है ना। तो रूढ़ियों की तरह ही प्रेजुडिसेस होना, पूर्वाग्रह होना किसी सामूहिक सोच के लिए बहुत बड़ी कमज़ोरी है, बहुत नकारात्मक चीज़ है। तो ऐसी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों की वजह से हम कई बार व्यक्ति के साथ में अन्याय कर बैठते हैं, क्योंकि हम व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम अपनी सोच के, अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर देख रहे हैं।
इसका उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक 18 साल का लड़का है और उसे सिर्फ ये कहकर उसे काम न देना कि वो बहुत आलसी है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि आजकल की पीढ़ी आलसी है, जबकि वो लड़का है बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है, पर हम उसे काम नहीं देना चाहते क्योंकि वो आजकल की पीढ़ी का है। इसी तरीके से ये कहना कि भाई औरतें तो घर के काम में ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो घर का काम ज़्यादा तरीके से कर सकती हैं, क्या ये उचित है? इसके चलते किसी योग्य और कार्यक्षम महिला को अपने करियर की अपॉर्चुनिटीज से वंचित रखते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो एक महिला है। ये डिस्क्रिमिनेशन का एक रूप है। इसका एक और उदाहरण आपको देती हूँ। आपने चक दे इंडिया ये फिल्म देखी होगी, विमेंस हॉकी टीम पर है। तो उस फिल्म में वो जो बोर्ड के जो लोग रहते हैं, हॉकी के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहते हैं, उनका क्या नज़रिया रहता है? भाई औरतें हैं, भारतीय महिलाएं हैं, इनके हाथ में तो सिर्फ चकला बेलन ही अच्छा लगता है, ये क्या हॉकी खेलेंगी? अपने इस पूर्वाग्रह की वजह से वो विमेंस हॉकी टीम का स्पॉन्सरशिप निकालकर मेंस हॉकी टीम को देना चाहते हैं। आपने देखी होगी ये फिल्म। तो इसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, यानी व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर न तौलकर अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर परखना। कुछ तथाकथित सकारात्मक रूढ़ियां भी होती हैं। हम पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स को तथाकथित कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिखती है सकारात्मक है, लेकिन इनमें भी नकारात्मकता छुपी होती है। कैसे? दो समूहों की आप तुलना कर रहे हैं कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा सिंसियर होती हैं। ऐसे विचारों से किसी वरिष्ठ या बॉस का उनके अंडर काम करने वाली महिलाओं और पुरुषों के प्रति व्यवहार अलग अलग हो सकता है ना। दिखने में ये सकारात्मकता है कि आप महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन है तो ये फिर भी भेदभाव ही महिलाओं और पुरुषों के बीच में। इसी तरह से ये धारणा कि महिलाएं ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं या पुरुष अधिक अच्छा ड्राइविंग करते हैं, कहने को ये सकारात्मक है, पर क्या इसके परिणाम सकारात्मक हैं? नहीं ना। इसीलिए रूढ़िवादी विचारों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति को उसके गुणों, उसकी क्षमताओं पर परखना चाहिए, न कि उससे जुड़े पूर्वाग्रहों पर। इससे आप भेदभाव करने से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि रूढ़ियाँ और पूर्वाग्रह किसी समूह के चुने हुए या सीमित विचारों पर आधारित होती हैं। ये कैसे बनती हैं? ये अक्सर हमें सिखाई या बताई हुई बातें होती है। अक्सर हमारे घर के बड़े या समूह के बड़े लोग, जैसे कॉलेज के सीनियर्स हुए, अपने अनुभवों के आधार पर ये बातें हमें बताते हैं। अब चूंकि हम उस समूह में रहना चाहते हैं, इसीलिए हम खुद इस सोच का परीक्षण नहीं करते, बल्कि उसे जस्ट स्वीकार कर लेते हैं, बिना पर्सनल या सिचुएशनल सत्यों को देखे हुए। यानी आप उस व्यक्ति को भी नहीं देख रहे हैं, किस परिस्थिति में उसने कोई बात की है या कोई काम किया है उसे भी नहीं देख रहे हैं। आपके सीनियर्स ने, बड़े बुजुर्गों ने आपको ये बात बता दी कि भाई फला व्यक्ति ऐसा है, और आपने बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि आप अपने बड़े बुजुर्गों की या अपने सीनियर्स की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, उस ग्रुप में रहना चाहते हैं। इसका कई बार आपने उदाहरण देखा होगा। आपके कॉलेज में किसी प्रोफेसर के बारे में बात फैली होती है कि भाई उस प्रोफेसर के साथ तो कभी काम नहीं करना, बहुत ही बिगड़ैल इंसान है, बहुत ही खराब व्यक्ति है। क्यों? हो सकता है उसने कभी किसी आपके सीनियर को गलत बात पर डांटा हो, या किसी एक दिन उसने बहुत ज़ोर से किसी कक्षा को पनिशमेंट दी हो, लेकिन उसकी वजह से आपके सीनियर ने आप लोगों को बताया कि भाई वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, और आपने उसे मान लिया। इस तरीके से रूढ़ियाँ और प्रेजुडिसेस जन्म लेते हैं। तीसरी बात, रूढ़ियाँ और पूर्वाग्रह गहन सोच को नकारते हैं। देखा आपने कि आप सोच विचार नहीं करते, आप सिर्फ चीज़ों को मान ले रहे हैं, तो यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग होती ही नहीं है। चौथी बात, रूढ़ियाँ और पूर्वाग्रह अधिकतर गलत फहमियों पर आधारित होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर। और अंत में सबसे बड़ी बात कि रूढ़ियाँ और पूर्वाग्रह आपके दृष्टिकोण को सीमित कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, आप उसके आगे सोच नहीं पाते। हमें शुरू से ही
रूढ़ियाँ और पूर्वाग्रहों में विश्वास करना सिखाया जाता है। शायद हम इसके यूज्ड टू भी रहते हैं, अभ्यस्त रहते हैं। इसीलिए अपने समूह से अलग विचार करना, स्वतंत्र रूप से विचार करना, अपनी अलग सोच बनाना, ये कठिन हो सकता है। लेकिन इसे तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि रूढ़ियाँ और पूर्वाग्रह हमारे खुद के नज़रिए को सीमित कर देते हैं। तो अब इसे कैसे तोड़ा जाए, अपनी स्वतंत्र विचारधारा कैसे बनाई जाए? इसका उत्तर है समानुभूति, यानी एम्पैथी डेवलप करना। आपने ये शब्द सुना होगा। समानुभूति यानी एम्पैथी का अर्थ है अन्य लोगों के एहसासों, विचारों और अनुभवों के प्रति जागरूक होना और संवेदनशील होना। बीइंग सेंसिटिव टू पीपल्स थॉट्स एंड इमोशंस। किसी और के नज़रिए से दुनिया को देखना, इसे हम कहते हैं समानुभूति यानी एम्पैथी। एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, लेकिन किसी ने उससे कहा कि अरे मर्दों को खाना बनाना नहीं आता, तो उसे कैसा लगेगा? उसे गुस्सा आएगा कि वो तो बहुत अच्छा खाना बनाता है, लेकिन उसे लेबल क्यों किया जा रहा है कि मर्दों को खाना बनाना नहीं आता? अगर गलती से आपने उससे कह दिया कि अरे वाह, मर्द होकर भी तुम अच्छा खाना बनाते हो, तो शायद उसे आश्चर्य भी होगा कि भाई खाना बनाने जैसी चीज़ है, उसके लिए ये बहुत सरल बात हो सकती है। तो वो सोचेगा खाना बनाना तो बहुत आसान है, तो इसके लिए मेरी इतनी तारीफ क्यों की जा रही है? देखा आपने, हम उस दोस्त के नज़रिए से सोच रहे हैं। किसी और ने स्टेटमेंट दी, लेकिन वो दोस्त क्या सोचेगा, उसे कैसा महसूस होगा, हम इसके बारे में सोच रहे हैं। इसे ही एम्पैथी कहते हैं। समानुभूति में ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और के विचारों से, उनकी भावनाओं से या अनुभवों से सहमत हों। आप सिर्फ उस व्यक्ति का नज़रिया समझने की कोशिश करते हैं। समानुभूति और सहानुभूति यानी एम्पैथी और सिंपैथी, इसमें अंतर है। सहानुभूति में आप वही सारी चीज़ें महसूस करते हैं जो सामने वाला व्यक्ति महसूस कर रहा हो। अगर सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आया तो आपको भी गुस्सा आएगा। लेकिन एम्पैथी में आप उसका नज़रिया समझने की कोशिश कर रहे हैं, भले आप उससे सहमत हो या ना हो। इसका एक उदाहरण देती हूँ। अगर मेरा कोई दोस्त इस कथन पर कि मर्द अच्छा खाना नहीं बनाते, वो उस पर बहुत नाराज़ है, तो यदि मुझे उससे सहानुभूति है तो मैं भी नाराज़ होंगी। लेकिन यदि मुझे उससे समानुभूति है तो मैं ये सोचने की कोशिश करूँगी कि उसका नज़रिया क्या है। मैं खुद नाराज़ नहीं होंगी, मैं सिर्फ सोचने की कोशिश करूँगी कि ये नाराज़ क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। मैं उसकी भावनाएं समझने की कोशिश करूँगी। इसे कहते हैं समानुभूति। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है जो कोई विषय अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, तो लोग उसे क्या कहेंगे? बहुत ही बेवकूफ़ है, एकदम ही फिसड्डी है क्लास में, इसे तो कभी कुछ समझ ही में नहीं आता, टीचर के सामने कैसे खड़ा रहता है। ऐसी बहुत सी बातें उस विद्यार्थी के बारे में आप सुनेंगे। आप शायद खुद भी इन चीज़ों से सहमत होंगे। लेकिन अगर आप में एम्पैथी है, अगर आप उस विद्यार्थी के विषय में सोचते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा, उसके ऊपर तो डबल प्रेशर है ना, उसे वो सब्जेक्ट भी नहीं समझ में आ रहा है और लोग भी उसे कह रहे हैं, तो आप समझ सकेंगे और आप क्या कहेंगे कि अरे मुझे समझ में आ रहा है कि उसे कैसी परेशानी महसूस हो रही होगी। शायद वो इस चीज़ का कोई हल निकाल सके, शायद वो शिक्षक से जा कर के वापस बात कर सके कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, हो सके तो मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूँगा ताकि वो ये विषय अच्छे से समझ सके। तो देखा आपने, एम्पैथी में आप उस विद्यार्थी से सहमत नहीं होंगे शायद कि अरे ये विषय तो बहुत सरल है, तुम्हें समझना चाहिए, लेकिन आप उसके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये है एम्पैथी यानी समानुभूति। जो लोग दूसरों से समानुभूति रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं, वो ज़्यादातर अधिक खुले विचारों के व्यक्ति होते हैं। वे सांस्कृतिक, वैचारिक, धार्मिक और राजनैतिक विविधताओं का सहज स्वीकार करते हैं। इसे ओपन माइंडेडनेस हम कहते हैं। उनमें अलग अलग विचारधाराओं को समझने की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी होती है। समानुभूति रखने वाले व्यक्ति अलग सोच और व्यक्तित्व का सम्मान करना जानते हैं।
वे किसी भी डिसएग्रीमेंट का सहज स्वीकार करते हैं, स्वस्थ स्वीकार करते हैं और बिना किसी पूर्वाग्रह के उनके साथ जी सकते हैं। उनकी यही स्वस्थ और खुली सोच उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को सुधारने में सहायक होती है। तो यदि आप समानुभूति का अनुभव करना चाहते हैं तो ये कुछ आसान तरकीबें अपनाइए। देखते हैं। मान लीजिए आप बॉस हैं और अभी आप अपने एक जूनियर को मीटिंग में की गई गलती के लिए डांटने वाले हैं। ज़रा रुकिए और खुद से पूछिए कि क्या मुझे मेरे जैसा बॉस अच्छा लगेगा जो मेरी गलतियों पर सबके सामने मुझे कड़े शब्दों में डांटे या शर्मिंदा करे, या इसकी बजाय मैं चाहूँगा कि मुझे मेरी गलतियों के बारे में एक पर्सनल लेवल पर ज़रा सौम्य शब्दों में बताया जाए। इसमें आप क्या कर रहे हैं? आप जिस व्यक्ति को डांटने वाले हैं उसके नज़रिए से सोच रहे हैं। समानुभूति स्वस्थ रिश्ते बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है, चाहे वे रिश्ते आपके कार्यक्षेत्र से जुड़े हों, वर्क प्लेस से जुड़े हों या व्यक्तिगत हों यानी पर्सनल हों। अक्सर पति पत्नी में नोकझोंक होती रहती है, वो झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। यदि वह यह सोचे कि मेरे जैसे पत्नी के साथ में मेरा खुद का अनुभव कैसा होगा या मेरे जैसे पति के साथ में मेरा खुद का अनुभव कैसा होगा, तो उनके आपसी मतभेद शायद कम हो जाएंगे। आपके बच्चे से गलती से खिलौना टूट गया, उसको डांटने से पहले यदि माँ खुद से पूछे कि मुझे मेरे जैसे माँ पसंद आएगी क्या, कि भाई मेरे हाथ से तो गलती से खिलौना टूटा है और इसके ऊपर मेरी माँ मुझे इतना नाराज़ हो रही है, तो क्या मैं अपने जैसी माँ पसंद करूँगी? जब आप खुद से ये पूछेंगी तो शायद आप अपने बच्चे को गलत ढंग से डांटने से बच जाएंगी। अपने देश में कोई विदेशी आता है, वो कंफ्यूज है, उसे यहाँ की भाषा नहीं आती है, तो आप सामने से जा रहे हैं, उसने आपको रुक करके कुछ पूछा, तो ऐसे समय में उस पर गुस्सा होने की बजाय या उसको ऐसे देखने की बजाय कि अरे क्यों आया है, इसे इतनी भी नहीं चीज़ें मालूम, ऐसा सोचने की बजाय आप खुद से सोचें कि अगर आप कभी विदेश जाते हैं और आपके साथ यही परिस्थिति होती है तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपकी मदद करे, आपको गाइड करे। एक और उदाहरण देखते हैं, बीमार व्यक्ति का। बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो एक ही जगह पर हैं, एक ही कमरे में बंद हैं, शायद एक ही बिस्तर पर कई सालों से लेटे हुए हैं, उनका चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है। तो बजाय उन पर नाराज़ होने के यदि आप उनके तरीके से सोचें कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, तो शायद आप उस बीमार व्यक्ति की ज़्यादा अच्छे से सेवा कर सकेंगे। किसी से समानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के पहले ये ज़रूरी है कि हम स्वयं आत्मजागरूक हों, क्योंकि जब हम आत्मजागरूक होंगे तब हम दूसरों की भावनाओं को और विचारों को सहज रूप से, स्वस्थ रूप से समझ सकेंगे। सफल व्यक्ति ये समझते हैं कि वे सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रख सकते हैं। उन्हें पता है कि उनकी सफलता आत्मसम्मान के साथ ही दूसरों के विचारों का और दूसरों का सम्मान करने से ही मिलती है। हर कोई व्यक्ति अलग नज़रिए से दुनिया की तरफ देखता है, घटनाओं की तरफ देखता है। हर व्यक्ति का दुनिया को या किसी घटना को देखने का अपना नज़रिया होता है, अपना चश्मा होता है। एक आत्मजागरूक और समानुभूति रखने वाला व्यक्ति ये जानता है और जब वह दूसरों से संबंध बनाता है तो उनसे बातचीत करते समय वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि भाई उनका अपना नज़रिया हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो मेरे ही तरीके से सोचे, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि एक दूसरे से अलग होना, भिन्न होना, ये बहुत ही स्वाभाविक बात है। अभी तक हमने सामूहिक रिश्तों की बात की है। एक समूह का एक व्यक्ति के साथ में और एक व्यक्ति का एक समूह के साथ में संबंध, समूहों के मानदंड, अनुसरण, सोच, पूर्वाग्रह, रूढ़ियाँ, इन सब की बात की, और समानुभूति रूढ़ियों को तोड़ने में, विविधता लाने में कैसे उपयोगी होती है, इसकी भी चर्चा की। तो अब हम बढ़ते हैं अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की ओर। ये दो व्यक्तियों के आपस के संबंध को दर्शाती हैं। जहाँ एक ओर सामूहिक रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, वैसे ही आपसी रिश्ते हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बहुत ज़रूरी हैं।
आपसी रिश्ते दो व्यक्तियों में बनते हैं। ये व्यक्ति एक दूसरे से किसी कारण या प्रयोजन से जुड़े रहते हैं। वे आपस में संवाद करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। सामूहिक रिश्ते सामूहिक पहचान दर्शाते हैं। अंतरवैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल रिश्ते हमारी रिलेशनल आइडेंटिटी दिखाते हैं। जिन व्यक्तियों के आपसी रिश्ते स्वस्थ होते हैं वे बहुत खुश रहते हैं और उनके जीवन में कम तनाव होता है। निजी जिंदगी में तथा पेशेवर जिंदगी में आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपसी रिश्तों का उदाहरण आप ही बताइए। आपके जीवन में कोई दोस्त हो, कोई शिक्षक हो जिससे आपके अच्छे संबंध रहे हों। अब सामूहिक और अंतरवैयक्तिक रिश्तों के बाद बारी आती है अंतरंग रिश्तों की, इंटीमेट रिलेशनशिप्स की। ये किसी ऐसे व्यक्ति से बनते हैं जो आपके बहुत करीब हो, जो आपके बारे में सारी जानकारी रखता हो और जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। किसी अंतरंग रिश्ते की क्या विशेषताएं हैं? अंतरंग रिश्तों में आप किसी व्यक्ति से निकटता या क्लोजनेस महसूस करते हैं क्योंकि आपने उनके साथ जीवन की कई घटनाओं को जिया है। आपके माता पिता, आप उनके साथ बचपन से रहते आ रहे हैं, उनसे आपका बहुत करीबी रिश्ता होगा। आप एक दूसरे की परवाह करते हैं। अंतरंग रिश्तों में आप एक दूसरे की परवाह करते हैं। आप एक दूसरे को पूरी तरीके से खुले मन से स्वीकार करते हैं। अब निकटता, परवाह और पारस्परिक स्वीकृति, ये बातें तभी संभव हैं जब आप अपना अंदरूनी व्यक्तित्व किसी से साझा करते हैं। यानी आप वास्तव में जैसे हैं वो बातें आप किसी से साझा करते हैं और उस व्यक्ति पर पूरा विश्वास करते हैं, तभी उसे अंतरंग रिश्ता कहते हैं। एक बात और है, हम अंतरंगता ये हमेशा यौन संबंधों से जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है। इंटीमेसी हमेशा यौन संबंधों से जुड़ी हुई नहीं होती। कई बार मित्रता में भी बहुत इंटीमेसी हो सकती है और कई बार यौन संबंधों में भी इंटीमेसी नहीं हो सकती। अंतरंग रिश्ते आकस्मिक रिश्तों से यानी कैजुअल रिलेशनशिप से बहुत ही अलग होते हैं। कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। तो अंतरंग रिश्तों में लोग एक दूसरे की अधिकतर निजी बातें जानते हैं। जैसे आपका एक सहकर्मी आपके परिवार के बारे में जानता है और आप किसी पारिवारिक संघर्ष के दौर से गुजर रहे हो, इसके बारे में भी उसे सब कुछ पता है। अंतरंग रिश्तों में लोग एक दूसरे से लगाव महसूस करते हैं, एक दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं। कई बार दो व्यक्ति जो सालों से एक दूसरे के पड़ोस में रह रहे हों, उनमें ऐसी घनिष्ठता देखने में आती है। उनका आपस का स्नेह बहुत बढ़ जाता है, उनकी घनिष्ठता बढ़ जाती है और वे एक दूसरे की अपेक्षाएं पूरी करने लगते हैं, एक दूसरे से अपेक्षाएं रखने भी लगते हैं। अंतरंग रिश्तों में लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी एक अंतरंग मित्र जो अपने फिटनेस के बलबूते पर मैराथन दौड़ने लगी हो, उसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर रही हो, तो मैं उससे प्रभावित होकर अपने फिटनेस पर काम करने लगूंगी। ये बात अंतरंग रिश्तों में संभव है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि अंतरंग रिश्तों में लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। कई बार आपके मित्र आपको प्रॉपर्टी में क्या करना है या इन्वेस्टमेंट्स कहाँ की जाएं, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपका धन, आपके पास का पैसा, इसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, इसकी सलाह देते हैं कि भाई मैंने तो किया है या मैंने सुना है, मुझे पता है कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, तुम यहाँ इन्वेस्ट कर दो। आप उस व्यक्ति पर विश्वास करके अपनी पूरी जमा पूंजी उस स्कीम पर लगा देते हैं क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं, वो आपका अंतरंग मित्र है, इसीलिए आप ऐसा करेंगे। अंतरंग रिश्तों में लोग एक दूसरे से स्थायी रिश्ते के लिए आशा और अपेक्षा करते हैं कि आपका अगर किसी व्यक्ति से अंतरंग रिश्ता है तो आप अपेक्षा करेंगे कि हमारा ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे। इसका एक उदाहरण देखते हैं। कई बार दो मित्र मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक कंपनी शुरू करते हैं, देखा होगा आपने, और ये अपेक्षा करते हैं कि ये व्यवसाय, ये कंपनी अपनी साझेदारी में ऐसी ही चलती रहे।
उनकी ये मित्रता कई बार घनिष्ठ संबंधों में भी बदल जाती है। जब उनके बच्चे बड़े होते हैं, आपस में शादियां होती हैं, तो उनके ये जो संबंध हैं वो और ज़्यादा घनिष्ठ होते चले जाते हैं। अंतरंग रिश्तों में सबसे ज़्यादा अपनापन होता है। लोग अपने बारे में हम ऐसी यूनिट के रूप में सोचते हैं, एक इकाई के रूप में सोचते हैं। जैसे एक टीम के सदस्य एक दूसरे को पूरी सहायता देते हैं, सहयोग देते हैं और टीम को सफल करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? हम सफल हुए। वो ऐसे नहीं कहते कि मैं सफल हुआ, मैं जीता। वो कहते हैं हम सफल हुए, हम जीते। इसी तरह लोग एक साथ मिलकर नया जीवन शुरू करने की प्लानिंग करते हैं, उसके लिए एक साथ पैसा बचाने लगते हैं, उसे इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो एक स्वस्थ अंतरंग रिश्ते में तुम और मैं की जगह हम होते हैं। अब देखिए, हम ऐसे कई लोगों से रोज़ मिलते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, पर उनसे घनिष्ठ संबंध या अंतरंग संबंध नहीं बना पाते। आप अपने ऑफिस में ही देखिए, कोई कलीग होंगे आपके दो जो सुबह से लेकर शाम तक एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ घर से आते जाते हैं, लेकिन उनके जो विचार या उनकी जो बातें होंगी वो सिर्फ आज मैंने क्या खाना खाया या बहुत ही ऐसी जनरल बातों की तरफ होगी। वो आपस में कोई भी अपनी अंतरंग बातें साझा नहीं करेंगे। लेकिन उसके विपरीत आपका कोई ऐसा दोस्त भी हो सकता है जिससे आप रोज नहीं मिलते, लेकिन फिर भी जब मिलते हैं तो आप अपना दिल खोलकर उसके सामने रख देते हैं। ये होता है अंतरंग रिश्ता। तो अब आप बताइए, आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं में ऐसे कौन से अंतरंग रिश्ते हैं? आपके परिवार का कोई सदस्य, भाई बहन, आपका रोमांटिक पार्टनर, आपके स्कूल या कॉलेज के दोस्त, आपका कोई कज़न जिससे आपका एक स्पेशल बॉन्ड हो, आपका कोई पड़ोसी जो परिवार की तरह ही हो, आपका कोई सहकर्मी, इनमें कहीं भी आपको अंतरंग रिश्ते मिल सकते हैं। एक बात सोचिए, हमारा जीवन ऐसे अंतरंग रिश्तों की वजह से कितना सुंदर और सुखमय हो जाता है, नहीं? तो चलिए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आपको अपने अंतर्वैयक्तिक रिश्तों के बारे में सोचना है कि कौन से महत्वपूर्ण हैं और अच्छे से चल रहे हैं, और कौन से महत्वपूर्ण हैं लेकिन अच्छे से नहीं चल रहे हैं, और अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं तो उनमें क्या कमी है। हम अपने रोज के जीवन में कई लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जैसे हमारे सहकर्मी होते हैं, सहपाठी होते हैं, पड़ोसी होते हैं, पर हम इन सबसे अंतरंग रिश्ते नहीं बनाते ना। हम अपने जीवन में कुछ ही लोगों से अंतरंग रिश्ते बनाते हैं, क्योंकि ये रिश्ते बनने में समय लगता है। ये सिर्फ दूसरों के जीवन को जानना इतने पर नहीं रुकता, अंतरंग रिश्ते इससे कहीं अधिक होते हैं। अब देखते हैं कि किसी भी रिश्ते में अंतरंगता विकसित होने के लिए यानी डेवलप होने के लिए क्या ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली बात आती है वैचारिक और भावनात्मक खुलापन। हमें एक दूसरे के सामने यानी हम जिसके साथ रिश्ता बना रहे हैं उसके सामने अपने विचार, अपनी भावनाएं खुले मन से रखनी चाहिए। बजाय ये सोचे कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, वो मुझे कैसे जज करेगा, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही एक दूसरे के प्रति समानुभूति यानी एम्पैथी अंतरंग रिश्ते में बहुत ज़रूरी है, ताकि हम दूसरों को समझ सके कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं। दूसरी बात आती है एक दूसरे पर भरोसा। किसी भी स्वस्थ रिश्ते की बुनियाद होता है आपसी भरोसा। जब आपको और सामने वाले व्यक्ति को लगे या भरोसा हो कि आप दोनों एक दूसरे के हित में ही काम कर रहे हैं, वो विश्वास किसी भी अंतरंग रिश्ते के लिए जरूरी होता है। तीसरी बात, स्वस्थ रिश्तों में एक दूसरे के लक्ष्यों के प्रति जागरूकता और परस्पर सम्मान बहुत जरूरी है। देखिए, अधिकतर क्या होता है कि हम अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपने आदर्श सामने रख देते हैं, लेकिन दूसरों के लक्ष्यों के बारे में हम ना तो समझते हैं, ना ही हम उनका सम्मान करते हैं। कह रहे हाँ ठीक है, जो तुम्हारा है, मेरी बात सुनो पहले। ये अंतरंग रिश्ते में बहुत घातक है।
ऐसा नहीं करना चाहिए। परस्पर सम्मान ये बहुत ज़रूरी है। चौथी बात, स्वस्थ अंतरंग रिश्ते में व्यक्ति को एक दूसरे की मर्यादाओं का यानी लिमिटेशंस का भी ज्ञान होना चाहिए। हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी अपनी कमज़ोरियां हैं, तो इन्हें हमें खुले मन से स्वीकार करना होगा। अब एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी आदत है कि मैं कभी ईमेल खोलकर देखती ही नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक अंतरंग मित्र अगर मेरे साथ काम करता है और उस दिन ऑफिस में कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेल आई हुई है, तो वो ऑफिस छोड़ने के पहले मुझे याद दिलाएगा कि देखो तुम ये काम नहीं करती हो, लेकिन आज ईमेल ज़रूर चेक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं इसका जवाब देने में तुम चूक न जाओ। तो वो व्यक्ति मेरे लिमिटेशंस से परिचित है, उसे स्वीकार कर रहा है और उसके ऊपर हल भी खोज रहा है। ये है एक अंतरंग रिश्ते की पहचान। अब अंतरंग रिश्ते कितनी जल्दी बन सकते हैं, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है कि आप एक रिश्ता 1 महीने में बना लेंगे, 1 साल में बना लेंगे, कुछ ही दिनों में बना लेंगे, इसका कोई नियम भी नहीं है। कई बार तो बड़े मज़े की बात होती है कि आपका एक मित्र होता है और आप उसके भाई बहनों से आपका करीबी रिश्ता हो जाता है, लेकिन वो मित्र आपका घनिष्ठ मित्र नहीं बनता। उसको घनिष्ठ मित्र बनने के लिए या अंतरंग मित्र बनने के लिए आपकी आधी उम्र निकल जाती है। अंतरंग रिश्तों की एक और विशेषता है कि उनमें व्यापकता के साथ में गहराई भी होती है, जिसे हम डेप्थ कहते हैं। इसके लिए एक उदाहरण देखिए। आपने अपने ऑफिस में देखा होगा या आस पड़ोस में देखा होगा, कोई 2 व्यक्ति जो हमेशा साथ साथ रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं। अगर वो एक ऑफिस के हों तो वो हर चीज़ पर, ऑफिस की हर चीज़ पर साथ में चर्चा करते हैं। उनकी ज्वेलरी कैसी है, उनका वीकेंड का प्रोग्राम कैसा है, वो क्या करना चाहते हैं, वीकेंड पर कहाँ जाना चाहते हैं, ऐसी कई बातें वो आपस में करते रहते हैं, कई विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन वो अंतरंग मित्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने सपने, अपनी भावनाएं, अपने उद्देश्य एक दूसरे से साझा नहीं कर रहे। वो अपने अंदरूनी व्यक्तित्व के बारे में भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को खुले मन से दूसरे के सामने डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। यानी अंतरंग रिश्तों में सेल्फ डिस्क्लोजर भी बहुत ज़रूरी है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि किसी भी अंतरंग रिश्ते के लिए आत्म प्रकटीकरण यानी सेल्फ डिस्क्लोजर बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ है अपने विचार, अपनी भावनाएं और इच्छाओं को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करना, उजागर करना। भावनाओं में खुलापन दर्शाकर आप सामने वाले व्यक्ति के सामने ये जाहिर करते हैं कि आप उसके साथ अपने रिश्ते की परवाह करते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में यह कहें कि अरे वो बहुत सच्चा है, वो जेन्युइन आदमी है, इसका मतलब है कि वह अपनी भावनाएं पूरी ईमानदारी से जाहिर करता है। असुरक्षित होने के डर से हम क्या करते हैं ना, अक्सर अपने चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बना लेते हैं और सामने वाले व्यक्ति को हम सिर्फ वो बातें बताते हैं जो हम चाहते हैं कि वो जाने। समझ रहे हैं ना? जो बातें हमारे अंदरूनी है वो हम ज़्यादा प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन हम उसे सिर्फ अपने बारे में शायद अच्छी ही सिर्फ बातें बताते हैं, या जो बातें बुरी है वो भी हम इस तरीके से पेश करते हैं कि वो अच्छी लगें। इसे हम आत्म प्रकटीकरण नहीं कहते हैं, क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है। एक सफल अंतरंग रिश्ते में आपसी भरोसा इतना दृढ़ होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि एक व्यक्ति बिना डरे कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, अपनी सच्चाई, अपनी वास्तविक भावनाएं और विचार उसके सामने प्रकट करता है। तो जैसा कि हम कहते आए हैं, बार बार कहते आए हैं कि सफल अंतरंग रिश्तों में पारदर्शिता जरूरी है। अब ये पारदर्शिता कब आएगी? जब आपको खुद के बारे में पूरी जानकारी होगी, यानी जब आप में आत्म जागरूकता होगी, तभी तो आप दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में सब कुछ सही सही और ईमानदारी से बता पाएंगे। तो लोग आपके बारे में कितना जानते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे? देखते हैं जोहारी मॉडल। इस मॉडल के अनुसार आपके बारे में सारी जानकारी दिखाई गई 4 श्रेणियों में से एक में आती है। तो पहली श्रेणी है खुला हुआ व्यक्तित्व।
वे बातें जो आप अपने बारे में जानते हैं और दूसरे लोगों से उसे छिपाने का कोई कारण भी नहीं है, इसीलिए दूसरे लोग भी शायद वो बातें जानते हैं। जैसे, अरे भाई, मैं तो एक हैप्पी गो लकी किस्म का इंसान हूँ। या आप भी अपने बारे में जानते हैं, दूसरे भी आपके बारे में जानते हैं। दूसरी श्रेणी, दिशाहीन व्यक्तित्व। वे बातें जो मुझे मेरे बारे में नहीं पता पर दूसरों को ज्ञात हैं। जैसे, मीता विश्वास करने के योग्य नहीं है, ऐसा दूसरे लोग मानते हैं, पर मीता खुद इस बात से अनभिज्ञ है कि लोग उसका विश्वास नहीं करते। तीसरी श्रेणी, छिपा हुआ व्यक्तित्व। वो बातें जो हम अपने बारे में जानते हैं पर दूसरे लोगों से छिपाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे स्टेज फ्राइट है, मुझे स्टेज पर जाने में डर लगता है, लेकिन मैं ये दूसरों को नहीं बता रही हूँ, मैं ये खुद तक रख रही हूँ, खुद के पास रख रही हूँ। दूसरों से कहती हूँ, अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल आराम से जाकर बात कर लूँगी स्टेज पर। इसे कहते हैं छिपा हुआ व्यक्तित्व। चौथी श्रेणी है अज्ञात व्यक्तित्व। ऐसी बातें जो न आप खुद के बारे में जानते हैं और न लोग ही जानते हैं। कोई भी व्यक्ति सोच समझकर, खुले दिमाग से और आवश्यक हो तो दूसरों की मदद लेकर ऐसा मॉडल अपने लिए बना सकता है। इससे उसके आत्म जागरूक होने में मदद मिलेगी, साथ ही खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए इसके लिए भी वह ये मॉडल यूज़ कर सकेगा। तो चलिए, जोहारी विंडो मॉडल को और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ हम हैरी पॉटर के बारे में बात करेंगे। आप सभी उससे परिचित हैं, तो उसका जोहारी विंडो मॉडल देखते हैं। इस स्लाइड को देखिए। इसमें 4 श्रेणियाँ हैं। पहली श्रेणी है खुला हुआ व्यक्तित्व, नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स। इसमें कौन सी बातें आती हैं हैरी पॉटर के बारे में कि जो सब जानते हैं और वो खुद जानता है कि वो अनाथ है, उसके जो अंकल आंटी हैं या कज़न हैं वो उसे पसंद नहीं करते हैं और उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं। ये हुआ उसका खुला हुआ व्यक्तित्व। दूसरी श्रेणी है दिशाहीन व्यक्तित्व, यानी जो बातें मुझे मेरे बारे में नहीं पता लेकिन दूसरों को पता है, नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स। इसमें हैरी पॉटर की कौन सी बातें हैं? उसे खुद को नहीं पता कि वो एक विज़र्ड है, दूसरों को पता है। उसे ये नहीं पता कि उसे द बॉय हु लिव्ड इस तरीके से जाना जाता है, ये भी लोगों को पता है। हैरी पॉटर को ये नहीं पता कि वोल्डेमॉर्ट ने उसके माता पिता की हत्या की है, लोग जानते हैं। हैरी पॉटर को ये नहीं पता कि उसकी माँ एक मगल परिवार में जन्मी हुई विच थी, ये लोगों को पता है। हैरी पॉटर को ये भी नहीं पता कि उसके पिता एक विज़र्ड थे और उनका जो क्विडिच का जो खेल होता था उसमें वो एक सीकर थे। उसे ये भी नहीं पता कि उसके पिता स्नेप नाम के व्यक्ति को बुली करते थे। ये सारी बातें उसके बारे में लोगों को पता हैं, उसे नहीं पता। अगली श्रेणी है छिपा हुआ व्यक्तित्व। वे बातें जो हम अपने बारे में जानते हैं लेकिन दूसरों को नहीं पता। हैरी पॉटर के केस में उसे पता है कि उसके साथ हमेशा बचपन में दुर्व्यवहार होता रहा है, उसे मिसट्रीट किया गया है। ये चीज़ लोगों को नहीं पता है। उसे ये भी पता है, वो जानता है कि बचपन में वो सीढ़ियों के नीचे रहता था, उनके घर में जो सीढ़ियाँ थी उसके नीचे उसका कमरा था, ये भी लोगों को नहीं पता। उसे ये भी पता है या वो ये जानता है कि जब वो एक ज़ू में गया था वहाँ पर एक सर्प ने, एक स्नेक ने उससे बात की थी। उसे ये भी मालूम है कि उस सांप से बात करने के बाद में सांप के और उसके बीच में जो कांच की दीवार थी वो टूट गई थी। और उसे ये भी मालूम है कि उसका जो अभी का परिवार है, यानी उसकी आंटी, उसके अंकल, उसके कज़न जो हैं, वो उसका बर्थडे हमेशा अनदेखा कर देते हैं, कभी मनाते नहीं हैं। हैरी पॉटर के बारे में ये सारी चीज़ें सिर्फ उसे खुद को पता हैं, दूसरों को नहीं पता। इसीलिए ये हैरी पॉटर का छिपा हुआ व्यक्तित्व है। चौथी श्रेणी देखते हैं, अज्ञात व्यक्तित्व, यानी इसकी बातें ना हैरी पॉटर को पता है ना और लोगों को पता है। जैसे हैरी पॉटर ब्रूमस्टिक चलाने में बहुत कुशल है, उसके जो माथे पर जो चोट का निशान है वो उसे वोल्डेमॉर्ट से कनेक्ट करता है। वो एक ऐसा वॉन्ड चुनेगा जिसका दूसरा भाग वोल्डेमॉर्ट के पास में है और
वो बहुत बहादुर है। ये ऐसी बातें हैं जो न खुद हैरी पॉटर को पता है न और लोगों को पता है। ये हुआ हैरी पॉटर का अज्ञात व्यक्तित्व। अंतरंग रिश्ते हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाते हैं। वो हमारे रिश्तों को अर्थ देते हैं, हमारे जीवन में खुशी, उल्लास और उत्साह लाते हैं। लेकिन कई बार ये रिश्ते हमारे ज़िंदगी में इस तरह घुले मिले रहते हैं कि हम इनके बारे में सोचते भी नहीं हैं, हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं। हालांकि हमारी अपनी पहचान, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हमारी भावनात्मक दशा इन्हीं रिश्तों पर, इनकी गहराई पर निर्भर करती है। इसीलिए अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करना, उसके लिए समय देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये काम आसान नहीं है, क्योंकि सफल रिश्ते बनाने के लिए कोई सूत्र नहीं है, कोई नियम नहीं है। पर हाँ, सफल अंतरंग रिश्तों में 3 बातें ज़रूर होती हैं, इसका ध्यान रखिए। पहली होती है साझेदारी, यानी विचार, भावनाओं और योजनाओं को आपस में साझा करना। दूसरी होती है सोशिएबिलिटी, यानी सामाजिक स्नेहपूर्णता, एक साथ मिलकर मौज मस्ती करना, एक दूसरे की संगत का, साथ का आनंद लेना। और तीसरी बात होती है भावनात्मक सहयोग, दूसरे व्यक्ति के विचारों और भावनाओं की परवाह करना, उसके प्रति लगाव प्रकट करना, उसे प्रोत्साहन देना। तो आगे बढ़ने से पहले अंतरंग रिश्ते बनाने के लिए कौन से कौशल्यों की आवश्यकता है, इस पर फिर से एक नज़र डाल लेते हैं। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एक छोटे से रिकैप के तरीके से हम इसे देखते हैं। तो ये कौशल कौन से हैं? पहला है आत्म जागरूकता, भावनात्मक जागरूकता, उत्तम संवादक बनना, यानी टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। फिर एक सक्रिय श्रोता बनना, दूसरों की बात को सक्रियता से समझना, उस पर ध्यान देना, उन्हें सुनना, ये होता है एक सक्रिय श्रोता। समानुभूति अपनाना, प्रोत्साहन और भावनात्मक सहयोग देना, और स्वार्थ, बेईमानी, प्रभुत्व का प्रयास या शारीरिक मानसिक दुर्व्यवहार से बचना। ये वो कौशल हैं जो हमारे किसी भी अंतरंग रिश्ते को सफल बनाने में सहायक होते हैं। एक और बात आपसे साझा करना चाहूँगी, किसी भी रिश्ते को सफल बनाने के लिए आत्म प्रतिष्ठा बहुत ज़रूरी है, यानी सेल्फ एस्टीम। कैसे? आइए देखते हैं। खुद को लेकर आप जितना आत्मविश्वास, खुशी और सहजता महसूस करेंगे, उतने ही आप अपने मित्र, अपने पार्टनर पर भरोसा करने में, उसके अच्छे इरादों पर विश्वास करने में सक्षम होंगे। और साथ ही आप खुद की एक स्वस्थ, पारस्परिक लाभदायक, टिकाऊ रिश्ता कायम करने की क्षमता में विश्वास करेंगे। यदि आप में आत्म प्रतिष्ठा है तो। कम आत्म प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति अक्सर इसी आशंका में जीते हैं कि वे रिश्ते में दूसरे व्यक्ति द्वारा अस्वीकार कर दिए जाएंगे, फियर ऑफ रिजेक्शन। ये जिन व्यक्तियों में होता है, उनमें आत्म प्रतिष्ठा भी कम होती है। इसी आशंका से डरे हुए वे हमेशा चिंतित रहते हैं कि सामने वाला गुप्त रूप से कहीं यह रिश्ता खत्म करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ऐसे लोग शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाते हैं, अपने में सिमटे रहते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, डोमिनेटिंग हो जाते हैं। वे कई बार विपरीत व्यवहार भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। ये सारी बातें किसी भी रिश्ते की क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को खराब कर देती हैं और उसके असफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत जो लोग रिश्ता बनाए रखने की खुद की क्षमता में विश्वास करते हैं ना, यानी जिनके पास आत्म प्रतिष्ठा होती है, वे अपने रिश्तों का ज्यादा आनंद लेते हैं और भावनात्मक रूप से सशक्त होते जाते हैं। रिश्तों के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हम जो पारिवारिक फिल्में देखते हैं ना, या स्टोरी सुनते हैं, एंड दे लिव्ड ऑन हैप्पीली एवर आफ्टर, वास्तविक रिश्ते इस तरह के नहीं होते हैं। यानी वो हमेशा हंसी खुशी उल्लास से भरे हुए नहीं होते। रिश्तों में संघर्ष या दुविधा का आना एक सामान्य बात है। दुविधा या कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? व्यक्तियों या समूह के सदस्यों के बीच असहमति
जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्तियों या समूहों की आवश्यकताओं, मूल्यों, भावनाओं या शक्ति में टकराव होता है। कई बार दो व्यक्तियों की किसी रिश्ते को लेकर अपेक्षाएं मेल नहीं खाती। कई बार हम कहते हैं ना, मैं ही सारे काम क्यों करूं, वो भी तो कर सकता है या वो भी तो कर सकती है, या यहाँ देखो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ हमारी अपेक्षाएं दूसरे व्यक्ति से मेल नहीं खा रही। ऐसी स्थिति में टकराव हो सकता है। कई बार एक व्यक्ति आपसी रिश्ते में दूसरे से ज़्यादा इमोशनली जुड़ा रहता है। मतलब जो इमोशनल रूप से एक दूसरे से जुड़ने की बात आती है, एक व्यक्ति ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है, दूसरा कम जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे में भी टकराव संभव है। इसका एक उदाहरण है, कई बार एक व्यक्ति दूसरे को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति इस रिश्ते को बाकी महत्वपूर्ण रिश्तों की तरह ही ले रहा है, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। उसने सिर्फ मुझसे बात करनी चाहिए, किसी और से बात नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ हंसना बोलना नहीं चाहिए। आप भी अपने आस पड़ोस में ऐसे किस्से देखते हैं, ऐसे उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर रिश्तों में टकराव होता है। इसका परिणाम क्या होता है कि किसी सहकर्मी से आपका विवाद हो जाता है, आपके मित्र से बहस हो जाती है, जीवन साथी से झगड़े हो जाते हैं। ये इन सारे टकरावों का परिणाम है। अब इन दुविधाओं के कारण क्या होते हैं, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। ज़रूरतें अलग होना। हम में से हर कोई अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करता है। यदि हम अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने में असफल रहें और हमें लगे कि इसके लिए कोई और दोषी है, तो संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। संघर्ष तब भी उत्पन्न होता है जब हम अपनी या दूसरों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरा कारण हो सकता है मूल्य विपरीत होने का एहसास। लोगों के मूल्य यानी कोर वैल्यूज़ अलग होने के कारण भी संघर्ष होता है, खासकर तब जब वे अपने जीवन मूल्यों को सही मानते हैं और दूसरों के मूल्यों को गलत मानते हैं। इसका एक बहुत छोटा उदाहरण है कि जब एक परिवार में एक नई लड़की ब्याह कर आती है, तो दोनों परिवार के अपने अपने मूल्य हो सकते हैं। तो हम कहते हैं उसे यहाँ एडजस्ट करना चाहिए, यानी उसे नए मूल्यों को अपनाना चाहिए। कुछ हद तक शायद वो इस बात में सफल भी हो, पर पूरी तरीके से उससे अपेक्षा करना कि वो अपने मूल्य छोड़ दे, ये बात तर्कसंगत नहीं लगती। तीसरा कारण, जब कोई मुद्दा भावनात्मक आवेग से जुड़ा हो, जैसे राजनीति, शिक्षा या धर्म, तो इसमें लोगों की भावनाओं में अंतर होने पर संघर्ष होता है। लोग दूसरों की भावनाएं अनदेखी कर देते हैं, यह भी संघर्ष का कारण हो सकता है। चौथा, शक्ति का विपरीत प्रयोग। जब कोई व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए शक्ति का प्रयोग कर दूसरों पर दबाव डालने की कोशिश करता है या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तब संघर्ष उत्पन्न होता है। ये तो हुए कारण। दुविधा के साथ प्रायः चिड़चिड़ापन, कुंठा यानी कॉम्प्लेक्स, और क्रोध यानी एंगर, ऐसे एहसास जुड़े हुए होते हैं। पर मानवीय संबंधों में संघर्ष होना एक सामान्य बात है और ये लाभदायक भी हो सकता है, क्योंकि ये संघर्ष रिश्तों को कई बार घनिष्ठ और गहरा बना देता है। आपने कभी महसूस किया है कि आपका कभी अपने किसी मित्र के साथ झगड़ा हुआ हो, संघर्ष हुआ हो, और जब आपकी आपस की गलतफहमियां मिटी तो आप एक दूसरे के और करीब आ गए। यहाँ पर उस संघर्ष की वजह से आपकी घनिष्ठता बढ़ी। रिश्तों का आपसी संघर्ष कई बार ग्रोथ, नए विचार और नए बिहेवियर को भी मोटिवेट करता है। उदाहरण के लिए, कई बार संघर्ष होने के समय लोग यदि हेल्दी डिबेट करें, अपने विचार एक दूसरे के सामने खुले मन से रखें, तो इससे दूसरे लोगों को अपने विचार और अपना वर्तन बदलने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसके लिए संस्कृत में एक श्लोक है, वादे वादे जायते तत्वबोधाः। तो जब आप किसी रिश्ते की दुविधा को सुलझाना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो वाद विवाद करने से पहले ये देखें कि तथ्य क्या है, समस्या क्या है। अपने गहन विचारों के यानी क्रिटिकल थिंकिंग के सत्र में हमने तथ्यों पर विचार करना सीखा है, हम उसका यहाँ उपयोग कर सकते हैं। व्यक्ति के बजाय समस्या पर ध्यान दें। एक दूसरे पर दोषारोपण करने की बजाय समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है,
इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। समस्या में उलझे या समाधान ढूंढें, ये आपको तय करना है कि हम सिर्फ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, इसी के बारे में बात करें, या इस समस्या का समाधान या हल कैसे ढूंढा जाए इसके बारे में चर्चा करें। दूसरी बात, सक्रिय होकर सुने, एक्टिव लिसनिंग। आपने देखा होगा कई बार दो व्यक्ति सामने एक दूसरे से बात करते रहते हैं। अक्सर घरों में होता है ये चीज़ कि माँ पिताजी से कुछ बात कर रही है, पिताजी सामने अखबार लिए बैठे हैं, वो अखबार पढ़ रहे हैं और सिर्फ हाँ हूँ ऐसा कर रहे हैं। ये दृश्य हमारे कई घरों में देखने को मिलता है। इसका ठीक विपरीत है सक्रिय होकर सुनना, यानी सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है उसे सुनना और समझना। सामने वाले की बात को ध्यान से सुने, उसका नज़रिया समझने की कोशिश करें। सुनते वक्त एम्पैथी रखें, अपनी और सामने वाले की भावनात्मक स्थिति का स्वीकार करें, जो कि स्वस्थ रिश्ते के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट, खुले दिल से यानी ओपन माइंड रखकर सामने वाले की बात सुने। किसी पूर्वाग्रह के चश्मे से संघर्ष को न देखें, साथ ही तुरंत किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। अगला पॉइंट, अपनी ज़रूरतों और अपेक्षाओं के बारे में खुलकर बात करें। ज़रूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति बिना आपके बोले आपकी हर बात समझ जाएगा। याद रखें, जैसे आपकी अपेक्षाएं हैं वैसे ही सामने वाले व्यक्ति को भी अपनी ज़रूरतें और अपेक्षाएं पूरा करने का समान अधिकार है। इसीलिए उन्हें भी खुले मन से स्वीकार करें, उन्हें समझें। अगला पॉइंट, समाधान पर ध्यान दें, यानी हल पर ध्यान दें। दुविधा के संभावित समाधानों पर आपको विचार करना चाहिए, यानी ये संघर्ष उत्पन्न हुआ है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आप अलग अलग चॉइसेस निकाल सकते हैं, एक दूसरे से विकल्पों के बारे में चर्चा कर सकते हैं और फिर साथ में मिलकर एक समाधान ढूंढ सकते हैं। एक बार आपने समाधान चुन लिया तो उसका पूरी तरीके से पालन करना ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हाँ, हमने सोचा है हम इस समस्या के ऊपर इस तरीके से काम करेंगे, तो वो काम करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। इससे ये जाहिर होता है कि आप इस दुविधा को सुलझाने के लिए उत्सुक हैं, प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं और सामने वाले व्यक्ति का सम्मान करते हैं। तो याद रखिए, सफल और सुदृढ़ रिश्तों के लिए आत्मस्वीकार और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, भरोसा, सहजता और खुलेपन की आवश्यकता होती है, अपना और दूसरों का यूनिकनेस स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, तथ्यों और वास्तवों पर गौर करने की आवश्यकता होती है, साथ ही आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर और एक्टिव लिसनर बनने की आवश्यकता होती है, और सफल और सुदृढ़ रिश्तों के लिए आवश्यकता होती है सकारात्मक सोच और समानुभूति रखने की, यानी एम्पैथी रखने की। तो दोस्तों, आज के सत्र में हमने जाना कि सकारात्मक रिश्ते बनाने की आवश्यकता क्या है, समूह और सामूहिक रिश्ते क्या होते हैं, समानुभूति क्यों महत्वपूर्ण है, अंतर वैयक्तिक रिश्ते क्या होते हैं, सफल अंतरंग रिश्ते कैसे बनाते हैं और रिश्तों में दुविधाओं का समाधान कैसे किया जाता है। ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। संतुष्टि या संतोष का खजाना। एक गांव में एक चतुर महिला अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक समय ऐसा आया कि उसके बच्चे बड़े हो गए, अपना कामकाज प्रबंधित करने लगे, उनके अपने घर बस गए। उस महिला की भी उम्र हो चली थी। उसे लगा कि अब उसने अपनी सारी सांसारिक जिम्मेदारियां अच्छे से निभा दी है, बच्चों को बड़ा और सयाना बना दिया है, तो अब उसे वानप्रस्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर एक दिन उसने घर के सभी लोगों से विदा ली और वो जंगल में जाकर एक कुटी में शांत और संतुष्ट जीवन जीने लगी। अब उसकी दिनचर्या सरल और आनंदमय हो गई थी। बुढ़िया रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी और कुटी की सफाई करती। उसके बाद वो अपने लिए सादा खाना बनाती थी। उसमें से कुछ खाना वो आसपास के पंछी,
प्राणियों के लिए रखती थी। उसके बाद वो दिन भर भगवान का नाम लेते हुए ध्यान लगाकर बैठ जाती थी। उसके दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था कि वो रोज सुबह और शाम दूर तक चलने जाती थी। उसके रास्ते में एक झरना था। वहाँ की मछलियों के लिए भी वो थोड़ा खाना ले जाती थी। एक दिन उस झरने के पानी में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पानी में हाथ डालकर वो चमकती चीज उठा ली। वो एक चमकीला हीरा था। बुढ़िया ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे अपने थैली में डाल दिया। उसके बाद वो उस बारे में पूरी तरह से भूल गई। कुछ दिन बाद वो हमेशा की तरह शाम को घूमने निकलने वाली थी। इतने में एक यात्री उसकी कुटी के पास आया। उसने कहा, दादी जी, मैं रास्ता भटक गया हूँ, भूख भी लगी है, क्या आप मेरी सहायता करेंगी? बुढ़िया ने कहा, अरे उस पीपल के पेड़ के पास दाईं ओर मुड़ जाना और झरने के साथ चलते हुए सीधे निकल जाना, लेकिन उससे पहले खाने के लिए ये लो। ऐसा कहते हुए वो थैली से कुछ खाने की चीजें निकालकर उसे देने लगी। इतने में यात्री को थैली में वो हीरा दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, दादी जी, कितना सुंदर है ये हीरा, क्या आप ये मुझे देंगी? बुढ़िया ने कहा, बिल्कुल ले जाओ, ये मेरे किस काम का। यात्री ने खाना खाया और बड़े आनंद से हीरा लेते हुए अपनी राह चलने लगा। कुछ देर चलने पर वो एकदम रुक गया। लौटकर फिर से बुढ़िया के पास आ गया। उससे कहने लगा, दादी जी, आपने ये हीरा मुझे बड़ी आसानी से दे दिया, तो मुझे यकीन है कि आपके पास इससे कई गुना मूल्यवान ऐसी कोई चीज जरूर है, जिसके कारण आपके लिए ये हीरा मुझे देना इतना आसान रहा। लेकिन आप तो इस साधारण सी कुटी में रहती हैं। कौन सा खजाना है आपके पास? वो इस रत्न से कई गुना निश्चित ही अधिक कीमती होगा। मुझे वो चाहिए, ये हीरा नहीं। दादी खूब हंसी और बोली, अरे बाबा, जरा सोच लो, तुम क्या मांग रहे हो? मेरा खजाना है ये मेरा सीधा साधा जीवन। किसी चीज की चिंता नहीं, सादा जीवन बिताती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, बस केवल संतुष्टि है, और क्या चाहिए? यात्री शर्मिंदा हुआ और चुपचाप अपने रास्ते निकल गया। मैं जानता हूँ कि मेरे सही होने के बावजूद यदि संबंध बनते हैं तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैंने अपना अहम संभाला और एक मजबूत संबंध बनाया। अरविंद पहली बार देश से बाहर सफर कर रहे थे। वो बहुत उत्साहित थे। अपने बेटे के सिफारिश पर वो एजेंसी चले गए थे और उन्होंने यूएसए की यात्रा की सारी जानकारी पूछी थी। अधिकारी द्वारा दी गई सारी जानकारी उन्होंने लिख कर ली थी। अटलांटिक के रास्ते या प्रशांत महासागर के रास्ते यात्रा, दो देशों के बीच के समय का अंतर और कैसे यात्रा करते हुए एक दिन छूट जाएगा, ये सब बहुत उत्साहित करने वाला था। अरविंद ने ये सब स्कूल में पढ़ा था, लेकिन ये सब अब फिर से दिलचस्प लग रहा था। तारीख की रेखा को लांघना, भारतीय मानक समय के अनुसार निकलना और अमेरिकी मानक समय के अनुसार पहुंचना। उन्हें गुदगुदाहट सी महसूस हुई और अंदर से एक चाह उठी कि वे अपना ये ज्ञान अपने नाती पोतों के सामने दिखाए। वे बहुत ही उत्साहित थे। अरविंद घर गए और उन्होंने अपने बेटे से स्काइप पर बात की और यात्रा के दिन निश्चित किए। वे दूसरे दिन फिर से एजेंसी गए और उन्होंने अधिकारी को उस फ्लाइट को बुक करने को कहा जो उन्होंने अपने बेटे की सलाह से चुनी थी। उन्होंने ये देखा कि उनकी फ्लाइट शनिवार को पहुंचे ताकि उनके बेटे को उन्हें लेने आना आसान हो। जब फ्लाइट की निश्चिति मिल चुकी थी, अधिकारी ने सारी जानकारी फॉर्म में दर्ज करना शुरू किया। पहले थे नाम। अरविंद ने अपना नाम दिया और अपनी पत्नी का।
फिर उसने खाने की पसंद, बैठने के सीट्स या कुर्सियों की पसंद बताते हुए अधिकारी ने पूछे सारे प्रश्नों के जवाब दिए। अधिकारी ने फिर पासपोर्ट के लिए पूछा। अरविंद ने उन्हें अभी अपने साथ नहीं लाया था। उन्होंने अधिकारी को बताया कि पिछले साल जब उनका बेटा यहाँ आया था तब उसने उनका वीसा पहले ही करवा लिया था, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं थी, इसीलिए सीधे टिकट बुक करवा देनी चाहिए। अधिकारी ने समझाया कि वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो पासपोर्ट को जांचे और इसी कारण वो पासपोर्ट की जांच किए बिना टिकट नहीं बुक कर सकता था। यदि अरविंद के पास पासपोर्ट की जेरोक्स प्रतियां होती तो भी वो उसके आधार पर वो टिकट बुक करता। अधिकारी ने समझाया कि वो आशा कर रहा था कि दूसरे दिन भी उन्हें टिकट की यही कीमत देनी पड़े, लेकिन अगर कोई गलती रही और उन्हें टिकट वापस करने होंगे तब उसकी भारी कीमत अरविंद को चुकानी पड़ेगी। अरविंद ने बहस उठाई कि दूसरे दिन अगर कीमत बढ़ जाए तो वो फर्क नहीं भरेंगे, क्योंकि वो अधिकारी टिकट बुक करने से इनकार कर रहा था। अधिकारी ने नम्रता से दोनों विकल्पों को मना कर दिया। उसने बताया कि उसका बर्ताव नियमों के अनुसार और अरविंद की भलाई के लिए था। अरविंद नाराज हो गए। उन्होंने अपने साथ चेकबुक लाया था। वे बिल का भुगतान करना चाहते थे और टिकट अपनी बीवी के लिए घर ले जाना चाहते थे। वे यूएसए उड़ने के सपने देख रहे थे और अब उनका ये सपना एक दिन और आगे चला गया था। अरविंद ने लगभग दूसरी एजेंसी जाना तय कर लिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था वो अधिकारी अनावश्यक ही कठोरता दिखा रहा था। फिर उन्होंने अपना ये विचार परे हटा दिया, क्योंकि वे ये भी जानते थे कि उस अधिकारी ने उनके लिए यात्रा का नियोजन तैयार करने में काफी समय बिताया था। वे नाराज हुए, लेकिन वे कुछ कर पाए ऐसा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने अलमारी से पासपोर्ट निकाले और सारे दस्तावेज तैयार रखे जो उन्हें अगले दिन एजेंसी ले जाने थे। वे एजेंसी समय से पहले ही पहुंचे, उस समय पर जबकि एजेंसी का दफ्तर अभी खोला जा रहा था। वो अधिकारी भी समय पर आया था और उसने अरविंद के चेहरे पर दिख रही उत्तेजना को सराहा, मुस्कुराया और उनका स्वागत किया। उसने अरविंद के पासपोर्ट मांगे, उसने वैधता जांची और वीसा की वैधता जांची। वो टिकट बुक करने ही वाला था जब वो रुका। अरविंद ने उसे दिया हुआ नाम अरविंद जोगड़ेकर था और पासपोर्ट पर नाम था अरुण जोगड़ेकर। अधिकारी ने कहा, सर, मुझे लगता है आप अपने भाई का पासपोर्ट ले आए हैं, अपना नहीं। लेकिन उसने पासपोर्ट पर लगे फोटो को देखा तो वो अरविंद का ही था। वो हैरान हो गया। जब उसने अरविंद की ओर देखा तो अरविंद के चेहरे पर शर्म थी। उन्होंने कहा, हाँ, वास्तव में पासपोर्ट पर मेरा नाम अरुण है, लेकिन सब मुझे अरविंद कहते हैं। अधिकारी की समझ में आ गया कि क्या हुआ था। अंदर से तीव्र इच्छा हो रही थी कि कहे, इसीलिए कल मैं आपको पासपोर्ट के लिए जिद कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने केवल दोनों यात्रियों के नाम पासपोर्ट के अनुसार लिख लिए और टिकट बुक कर दिए। भाग्यवश उन्हें वही कीमत मिली। फिर एक बार अधिकारी को ऐंठ के दिखाने की तीव्र इच्छा हुई, ये कहकर कि मैंने आपके लिए कीमत सुनिश्चित की और यदि मैंने आपके कहने पर टिकट बुक कर दिए होते तो आपने कुछ हजार रुपए टिकट वापस करने में गंवा दिए होते। लेकिन फिर से उसने कुछ नहीं कहा। उसके मैनेजर के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, जब आप सही होते हो और यात्री गलत, तो बार बार यात्री को इसका एहसास ना कराएं। ये तकलीफ देता है और इस चक्कर में आप ग्राहक खो सकते हो। वो चुप रहा। फिर उसने बीमा, टिकट और भुगतान संबंधी प्रक्रियाएं पूरी की और उन्हें अरविंद के हवाले कर दिया। अरविंद खुश थे। उनका चेहरा चमक उठा, पर उनकी मुस्कान में एक शर्म सी थी। उस अधिकारी ने सारी प्रक्रियाएं होने के बाद केवल अरविंद से हाथ मिलाया और बस ये कहा कि होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद की मुस्कान कुछ फैली और उसके हाथ में कुछ गर्मी आई। वो अधिकारी भी खुश था कि उसने ऐंठ के ना दिखाने की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि ग्राहक गलत साबित हुआ था। When you cough. Hold a handkerchief in front of your mouth when coughing.
If the coughing comes up suddenly, turn away from the people you are with. If needed, walk away for a minute so that they are not disturbed.